Good morning students, welcome to the chemistry class। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लुजाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, अवोगाद्रो लॉ। फिर हमने एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसको देखो, मैं एक एग्जांपल से निकाल कर बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एटम है कार्बन, ठीक है, कार्बन एटम। कार्बन के आपके क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, 3 आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसको भी ध्यान में रखो। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आपके सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर, बट उनका जो मास नंबर हो वो क्या हो, डिफरेंट, ठीक है। तो आइसोटोप्स आर दोज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन के आपके 3 आइसोटोप्स ये होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है। ये देखो, इनका एटॉमिक नंबर आपका क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर इनका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो किसी भी हमको एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी है, ऐसे करते हैं, इसको भी समझ लो। जेड ए, ठीक है। ये जो आपका एक्स होता है ये क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये क्या होता है आपका, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये जो आपका जेड होता है, इस जेड को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये जो आपका ए होता है इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। और जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को लेस कर दो, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन को ऐसे शो करते हैं। तो इनके अंदर कार्बन का सभी में एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, मास नंबर आपका डिफरेंट है, इसलिए इनको आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इनका एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, कि अर्थ में आपको कितने परसेंट मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग बताएंगे। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर है आपका आइसोटोप, ठीक है, जिससे 12 कार्बन। फिर यहां है आपकी इसकी रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मीनिंग है कि आपके कितने परसेंट अर्थ पे मिलते हैं, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस ये आपकी परसेंटेज में 12 कार्बन की है 98.892, ठीक है। इसका जो आपका एटॉमिक मास होता है, ये आपकी बुक में भी एक टेबल बनी हुई है, एटॉमिक मास यहाँ लिखा हुआ है AMU की टर्म में, एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 12, ठीक है। 13 कार्बन, इसका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो बहुत ही कम है, 1.108%, ठीक है। और इसका जो आपका एटॉमिक मास यूनिट है वो है 13 के लगभग, ठीक है, 13.00335, ठीक है। फिर 14th कार्बन आइसोटोप, कार्बन का 14th कार्बन
इसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत ही कम है, 2 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और इसकी जो एटॉमिक मास है वो है आपका 14.003 है, ठीक है। तो एक तरफ आपके आइसोटोप लिखे हैं, फिर आपकी रिलेटिव अबंडेंस से कितने परसेंट है, फिर एक तरफ उनका एटॉमिक मास है इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू कैसे आएगा, अब ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 98.892%, एटॉमिक मास कितना है 12, तो इसकी एटॉमिक मास को इसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये किसमें है परसेंट में, तो 100 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 0.98892, ठीक है, प्लस फिर ये कितना एटॉमिक मास यूनिट है 13.00335, आप 13 भी लिख सकते हो, इनटू में 1.108%, परसेंट को हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.0110, ठीक है। फिर प्लस, फिर आप इस 14th कार्बन का जोड़ो, ये इसका एटॉमिक मास कितना है 14.00317, इनटू में ये आपका परसेंट है, तो परसेंट हटाओगे तो कितना बन जाएगा 0.02 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा 12 के लगभग आ जाएगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट, आप यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपके कार्बन के 3 आइसोटोप है, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, फिर इनकी आपको रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है, ठीक है। एक तरफ इनका क्या एटॉमिक मास है इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे आएगा, इनकी एटॉमिक मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 12.0011, ठीक है। और कार्बन का हमको पता भी है कि होता भी आपका कितना है 12 के लगभग ही होता है, ठीक है। तो इस मेथड से आप क्या एवरेज एटॉमिक मास को किसी भी एटम के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है। अब देखो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास आपका क्या होता है, मोलिक्यूलर मास क्या होता है सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ elements present in molecule, elements present in molecule, elements लिख लो चाहे एटम लिख लो, ठीक है, elements present in molecule। तो मोलिकुलर मास के सम है एटॉमिक मास का, किसका एटॉमिक मास का सम है एलिमेंट्स का विच आर प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, की आपका मोलिक्यूल जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनके एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल है जैसे CH4, ये आपके मीथेन का मोलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या है कार्बन एटम है, 4 क्या है आपके हाइड्रोजन एटम है। तो मोलिक्यूलर मास आपका मीथेन का कैसे निकलेगा, इनके एटॉमिक मास को सम कर दो। कार्बन का एटॉमिक मास आपका कितना होता है लगभग 12.011 यू क्या लिखा हुआ है यूनिफाइड मास AMU की टर्म में, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, ठीक है। हाइड्रोजन है कितने आपके 4,
तो इनको आप ऐड कर दो, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 16.043 AMU। AMU लिख दो चाहे आप खाली यू लिख दो, दोनों एक ही बात, ठीक है। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ये आपका मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने हैं, एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो इनके एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड कर दो। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो इंडिविजुअल आप एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर मास, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आगे भी यूज होगा। आपको एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास ये सब निकालने आने चाहिए, ठीक है। सभी आपको कुछ एटम के एटॉमिक मास याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन से लेके आप जिंक तक के 30 तक के तो याद ही कर लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये आपके काम आएंगे, ठीक है। और आपको मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास को ऐड करके। अब हम देखते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, अब है आपका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसके केस में निकलेगा, फॉर्मूले के केस में। फॉर एग्जांपल ये है आपका जैसे सोडियम का क्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर सोडियम किस फॉर्म में है, केटाइन की फॉर्म में। सोडियम के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर आपका क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक आपका केटायन है और एक आपका एनायन है, ठीक है। थोड़ा सा और जान लो इसके बारे में। जो एक जब एक केटायन होता है एक एनायन होता है, इट मींस ये आपका किसका काम करेगा, मेटल का काम करेगा। और ये आपका किसका काम करेगा, नॉन मेटल का काम करेगा। किसका काम करेगा, नॉन मेटल का। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इनका जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ constituent ion, well ordered arrangement of constituent ion, ठीक है। इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में जो सोडियम के आयन है और जो क्लोराइड के आयन है वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका आपको एक स्ट्रक्चर के जो 3D फॉर्म है ना आपकी बुक में भी बना रखी है। जो एक सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडिंग होता है और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडिंग होता है। इनको बोलते हैं, इसको भी नॉलेज के लिए याद रखो, ये आगे आ जाएगा। इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना, समझ लो कि एक आपका आयन, मान लो ये सोडियम का आयन है, कितने क्लोराइड आयन से सराउंडिंग है, और एक आपका क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन से सराउंडिंग है। इनको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडिंग होता है, एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडिंग होता है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है। तो फॉर्मूला मास, जैसे अब ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है इसमें एक केटायन है एक एनायन है, तो एक फॉर्मूले की फॉर्म में, इसलिए जो इसका जो मास कैलकुलेट करते हैं उसको फॉर्मूला मास बोलते हैं, ठीक है।
निकलेगा ये भी ऐसे ही। फॉर्मूला मास इसका कैसे आएगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस में एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक मास आपका कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। क्लोरीन का आपका एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। तो इसको ऐड कर दो तो 58.5 यूनिफाइड, यू का मतलब यूनिफाइड मास, एएमयू की टर्म में है ये। तो 58.5 आपका क्या आ गया, इसका फॉर्मूला मास आ गया। तो इसमें भी क्या है, आप एटॉमिक मास को ऐड कर दो जो आपके इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है फॉर्मूले में, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला मास निकल जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट, ठीक है। आप लैब में जाएंगे, लैब में आप रिसर्च करेंगे या कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे, आपको सॉल्यूशन बनाने आने चाहिए, ठीक है। मैं आपको कहता हूं 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाओ, 2 मोलर का बनाओ, 1 नॉर्मल का बनाओ, ठीक है। ये भी आपको सिखाऊंगा कि सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। तो उससे पहले आपको मोल क्लियर होना चाहिए कि मोल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसकी 2 डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ऊपर बोर्ड पे लिखूंगा, तो वही याद रखना। मोल कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोल कंसेप्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे वहां ये जरूर काम आए, ठीक है। ये मोल होता क्या है, इसके 2 डेफिनेशन है, बस आप वही याद रखो और कुछ नहीं ज्यादा याद रखना। एक मोल एक तो इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। और इसको हम अवोगाड्रो नंबर भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसको n से लिख देते हैं, ठीक है, कई जगह n नहीं लिखा मिल जाए। तो एक मोल का मीनिंग क्या होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। मैं कहूं आपके पास 1 मोल, आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है। 1 मोल आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन, ठीक है। और जो एक इसकी जो मेन डेफिनेशन है जो आपकी सॉल्यूशंस बनाने में काम आएगी, वो क्या है, उसको बस दिमाग में बिठा लो। वो लाइन मोलिक्यूलर वेट या मोलिक्यूलर मास, बस इस लाइन को दिमाग में बिठा लो। मोलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड या molecular mass of any compound in gram is equal to 1 mole of that compound। बस इस लाइन का मतलब समझ लो, सारे सॉल्यूशन बना लोगे। molecular mass of any compound in gram is equal to 1 mole of that compound, is equal to 1 mole of that compound। बस ये लाइन याद रखो, molecular mass of any compound in gram is equal to 1 mole of that compound। molecular mass of any compound in gram is equal to 1 mole of that compound। किसी कंपाउंड का मोलिक्यूलर मास ग्राम के अंदर उसका 1 मोल होता है, ठीक है। ये याद रखो बस। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 1 मोल NH3, 1 मोल NH3 है, ठीक है।
इसका मोलिकुलर मास आपका क्या आएगा, ठीक है। मोलिकुलर मास क्या होता है कि एटॉमिक मास को ऐड कर दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपका कितना होता है 14, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है आपका 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 का कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा ये 17। इसको आप चाहे ग्राम में लिख दो, ठीक है। तो 17 ग्राम आपका जो NH3 आपका 17 ग्राम है वो इसका 1 मोल है। तो कोई पूछे 1 मोल NH3 कितने ग्राम के इक्वल है 17 ग्राम के। कि मोलिकुलर वेट, ये आपका मोलिकुलर वेट एनी कंपाउंड, ये आपका NH3 कंपाउंड इन ग्राम, ग्राम के अंदर वो उसका क्या है 1 मोल है। आगे समझ में। और एक डेफिनेशन और भी है, 1 मोल कंपाउंड का मोलिकुलर जो ये मास है आपका ग्राम में, इसको मोलर मास भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मोलर मास भी कह देते हैं, ठीक है। ये भी डेफिनेशन है, mass of 1 mole of substance in gram is called molar mass। किसी सब्सटेंस का या कंपाउंड का मास 1 मोल का ग्राम के अंदर है तो उसको मोलर मास भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 मोल NH3 कितने के इक्वल है 17 ग्राम। अब जैसे एक दो और एग्जांपल देखो, ये आपकी डेफिनेशन सॉल्यूशन बनाने में बहुत काम आएगी। आगे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मैलिटी क्या है, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, वहां आपको सॉल्यूशन बनाने सिखाऊंगा। तो पहले 1 मोल समझ लो। अब मान लो 1 मोल में कहूं आपके पास CH3COOH है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये कितने ग्राम के इक्वल है, तो कैसे निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है, इनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो बस। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है 3। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, 32 और 1, ये आपका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा आपका 60 ग्राम। तो 60 ग्राम जो आपका मोलिकुलर मास है एसिटिक एसिड का, वो क्या है 1 मोल के, ठीक है। तो 1 मोल आपका CH3COH किसके बराबर है 60 ग्राम के। मैं कहूं आपका 1 मोल वाटर है H2O, तो ये कितने के इक्वल है, ऐड कर दो। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ये क्या आ जाएगा 1 मोल वाटर कितने के इक्वल आ जाएगा 18 ग्राम में। तो मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। तो 1 मोल ये होता है। तो 1 मोल की आपकी दो, इसको हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, वो आपको आगे बताऊंगा। तो 1 मोल की आपकी दो डेफिनेशन है। एक है आपका 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। मैं आपको कह दूं कि 1 मोल आपके हाइड्रोजन एटम है, इट मीन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। किसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास